8. अर्श, अपनी बातचीत के दौरान हम लोगों ने एक केस डिस्कस किया था किसी एपिसोड में, काफी वर्ल्ड वाइड फेमस केस है, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। प्रीटी श्योर आपने सुना होगा। और एमिली रोज, यस। और कहते हैं कि उस लड़की के ऊपर मल्टीपल स्पिरिट्स ने आके पोजीशन कर लिया था जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पोजीशन में जब इस किस्म के हालात हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, तो जस्ट टू इमेजिन कि एक से ज्यादा भी किसी बॉडी में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये पॉसिबिलिटी है? इज इट लाइक रियली पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है? यार मुझे ऐसा लगता है राहुल कि पॉसिबल है। और जो आप एमिली रोज बता रहे हैं उसका असली नाम एनेलीज मिशेल था और उस पर मल्टीपल पोजेशन हुए हैं। लोगों को मल्टीपल पोजेशन का मतलब ये लगता है कि एक साथ सारी स्पिरिट्स आ गई, पर सच्चाई ये होती है कि एक एक करके स्पिरिट आती है। ओके, कभी दिस मेक सेंस। उदाहरण के तौर पर कभी आपके शरीर में बेताल है तो कभी शाकिनी है तो कभी डाकिनी है, कभी कोई प्रेत है तो कभी कोई भूत है। इस तरह से इस चीज का कोई इंडियन एग्जाम्पल है आपके पास? इस चीज के कम से कम नहीं तो 25 से ज्यादा इंडियन एग्जाम्पल्स हैं राहुल। बस अपने यहाँ अंधविश्वासों को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है, इस वजह से कुछ ऐसे केसेस हैं जो सामने आए नहीं, विच इज वेरी गुड। ओके, इफ यू से सो। उन केसों को छुपा दिया गया। मैं भी एक ऐसे केस से रूबरू हुआ था जहां पर मल्टीपल पोजीशन था, जहां पर एक नहीं राहुल 5 अलग अलग आत्माओं ने एक लेडी को बस में कर रखा था। क्या थी कहानी इस लेडी की? तो ये लेडी क्रिश्चियन थी बेसिकली, और इसे किसी भी तरह की नेगेटिविटी से कोई मतलब नहीं था। ये उनको नेग्लेक्ट कर देती थी पूरी तरीके से। ओके। इसका ट्रांसफर हुआ एक नए शहर में। ये एक सरकारी अफसर थी। नए शहर में आने के बाद इसे जो मकान मिला, वहां से मार्केट के बीच की दूरी में बीच में कब्रिस्तान पड़ता था, मुस्लिमों का स्पेशली। ओके। इस लेडी ने क्या करा कि अपना रास्ता पहले बदला, क्योंकि वो नहीं जाना चाहती थी इन सब चीजों में। पर जब रास्ता कोई और मिला नहीं तो उसे कब्रिस्तान से ही होके जाना पड़ता था। गेट खुला रहता था और करीब शाम के 8 बजे गेट बंद हो जाता था। तो ऐसा एक पूरा सिनेरियो था। ओके। पहले दिन जब वो वहां से निकली, उसे कुछ आभास नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। करीबन 6 महीने के बाद राहुल, उसे पहली बार ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है, जो कि आमतौर पर मोस्टली सभी को लगता है कि उसके पीछे कोई भूत आ रहा है, हम लोगों के पीछे कोई आ रहा है, मैं पकड़ लेगा। वो जब भी कब्रिस्तान के अंदर जाती, उसे कुछ अनयूजुअल 6 महीने के बाद महसूस होने लगा। इसी के साथ साथ एक दिन रात को वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो बात करते करते सो गई। जब वो सोकर उठी है और उसने फोन किया है अपने दोस्त को और पूछा है कि फोन कब कटा, तो उसका दोस्त कहता है तुम रात में बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। रात में ये कह रही थी कि मुझे दफन मत करो। ओके। नींद में? नींद में। ओके। और ये क्रिश्चियन थी। क्रिश्चियन में ऐसे नहीं बोलते कि दफन कर दो। इसने बोला कि मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ, और दफन क्यों करना, मतलब मैं तो जिंदा हूं। तो वो ये कहने लगा कि तुम एक लड़के की आवाज में बोल रही थी, तुम भारी आवाज करके बोल रही थी कि मुझे दफन मत करो। ओके। इसने कहा कि ऐसा बकवास मत करो, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो और ऐसा कुछ नहीं है। ये हर बार एक सब्जी वाले से सब्जी लेती थी। करीब 7 महीने बीते होंगे, ये उस सब्जी वाले के पास दोबारा गई, जो कि कब्रिस्तान से लगा हुआ एक रोड था जहां पर सब्जी मिलती थी मोस्टली। एक तरफ कब्रिस्तान की दीवार थी और दूसरी तरफ सब्जियां मिल रही थी। ओके। तो इस लेडी ने सब्जी ली और उस दिन सब्जी वाले से बहस कर ली। शायद किसी वजह से बहस हो गई होगी। तो सब्जी वाले ने कहा कि बहस करोगे तो घर नहीं जा पाओगे। पर ये लेडी अफसर थी, तो इसने कहा कि मुझे रोकने की किसी की हिम्मत नहीं है, और ये उसको सुनाकर सब्जी वाले के साथ बहस करके वहां से चली गई। ओके। तो कुछ आलू थे, कुछ टमाटर थे, नॉर्मल सब्जी जैसे होती है जी। तो इसने देखा कि सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी है जिसके हाथ में आलू है और टमाटर है। एक आलू और एक टमाटर है कब्रिस्तान के अंदर। और वो लड़की एकदम बीचों बीच वाले जो फुटपाथ था उस पर खड़ी थी। ओके। हाथों को ठीक वैसे करे जैसे तराजू होता है जी, ठीक वैसे ही। और राहुल, आप विश्वास मानोगे, एक हाथ में इस लेडी के आलू था और एक हाथ में टमाटर था। वो लड़की जैसे ही आलू वाला हाथ नीचे कर रही थी,
वैसे ही इस लेडी का जो हाथ में आलू थे उसको ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भारी चीज है, करीबन 40-50 किलो की, और ये एक ही साइड होकर बैठ गई। ओके। मतलब वो पूरा कंट्रोल कर रही थी लड़की, सामने से दिख रहा था उसको। जब उसने बैग छोड़ा है अपना और आलू वाला बैग खोला है राहुल, तो उस बैग में एक सरकटी लाश थी। वो लाश करीबन होगी 8-9 साल के बच्चे की। मतलब जिस बैग में इनके आलू थे उसको जब उन्होंने खोला तो वहाँ पे बच्चे का सर पड़ा हुआ था, हाँ, कटा जैसे हुआ। वो भारी हुआ, वो गिर जी। गई साइड होकर। जब उन्होंने देखा उस बैग को खोलकर तो उस बैग में सरकटी लाश थी, सर नहीं था। द मोमेंट उन्होंने गला घुमाया है, उस लड़की के हाथ में एक लड़के का कटा हुआ सर था। इसके बाद उन्होंने जीसस क्राइस्ट का नाम लिया और वहां से जैसे तैसे निकल गई। ये वारदात उन्होंने बहुत सारे लोगों को बताई। जिस चर्च में वो जाती थी उस चर्च के फादर से भी बताई, तो उन्होंने कहा कि कुछ नेगेटिविटी होती है, उसको इग्नोर कर दो। ओके। उन्होंने इसको इतना हैवी नहीं लिया, बहुत लाइटली लिया और कहा कि चलो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगले दिन की बात, वो सोकर उठती हैं, वो ब्रश करने जाती हैं, तो ब्रश करते करते राहुल उनको ऐसा लगता है कि उनके दांत बड़े ढीले हो गए हैं। ओके। द मोमेंट वो थोड़ा सा तेज करती हैं ब्रश को, उनके दांत सारे टूट कर गिर जाते हैं। करीबन 8-9 दांत एक साथ टूट के गिर जाते हैं, टूटकर सिंक में गिर जाते हैं। ओके। अब उन्हें लगता है कि ये दांत सारे टूटकर गिरे तो गिरे कैसे। मुंह से पूरा खून निकलने लगता है। जैसे तैसे वो एडजस्ट करती हैं और बाद में जैसे ही वो फोन करती हैं डेंटिस्ट को और बोलती हैं कि मेरे दांत में प्रॉब्लम हो गई या ऐसा अपनी चीजें बताती हैं, वो वापस से जैसे ही घर से बाहर निकलती हैं और अपने आप को शीशे में देखती हैं तो उसके दांत पूरे ठीक होते हैं। उनके दांत में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ओके। ये कैसे, मतलब तो उनके हेलुसिनेशंस हो रहे थे? 100% ये उनको हेलुसिनेशन ही था, क्योंकि उनके दांत पूरी तरीके से ठीक थे। ओके। द मोमेंट वो बाहर जाती हैं और अपने डेंटिस्ट को अपने दांत दिखाती हैं तो वो कहती हैं कि एवरीथिंग इज ओके, ऐसा कुछ खराब नहीं है। बट एक चीज थी उनके दांत में, उनके एक दांत और निकल रहा था, विजडम टूथ। क्या राहुल आप बताइए, इतनी बड़ी उम्र में जी 45 से 50 साल की उम्र में क्या, क्वाइट इम्पॉसिबल। बट उनके निकल रहा था और ये बड़ी शॉकिंग बात थी। उन्होंने कहा मेरे विजडम टूथ ऑलरेडी निकल चुका है, आप देखिए डॉक्टर ये क्या है। तो डॉक्टर ने जब उसको एग्जामिन किया राहुल, तो वो दांत पूरी तरीके से सड़ चुका था। डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी कि आप अगले दिन आइए, अगले दिन हम चेक करते हैं। खैर इतना होने के बाद वो वापस घर गईं। रात को वो खाना खा रही थी। उन्होंने राइस खाया होगा 1 चम्मच। उस राइस खाने के बाद उनको ऐसा लगा है कि उनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ है। द मोमेंट वो अपने वॉशरूम गई हैं, शायद उनको फ्रेश होना था जी, वो फ्रेश होने गई हैं, वहां से उठकर वापस आई हैं। उनको वापस से ऐसा लगा कि वो पेट दर्द फिर से शुरू हो गया। शायद उनको कुछ पेट की बीमारी हो गई होगी, कुछ ऐसा हो गया होगा। डायग्नोस करने पर पता चला उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। ओके। जिसकी दवा चलाया उन्होंने। बट ये इतना कॉमन था नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से रहती थी। फूड पॉइजनिंग होना इम्पॉसिबल है, वो भी 2nd स्टेज का, एकदम से। ओके। कुछ दिन बीते होंगे राहुल, ऑफिस में उनकी किसी से बहस हुई। कोई आदमी आकर अपने टैक्स के बारे में कुछ बता रहा होगा, कुछ चीजों के बारे में बता रहा होगा। उनसे बहस हुई और अचानक से इनके सर में जोर से दर्द होने लगा। ओके। जस्ट लाइक माइग्रेन। ओके। उन्होंने जैसे ही इस चीज को डायग्नोस कराया, उनको पता चला कि उनको 3rd स्टेज का माइग्रेन है। माइग्रेन, ओके, 3rd स्टेज का माइग्रेन है। और उनके ब्रेन में ट्यूमर है छोटा सा। ओके। पर राहुल, एक ऐसा इंसान जो हेल्थ के लिए इतना कॉन्शियस हो, जो एक ऑफिसर हो जी, क्या वो इतनी बड़ी लापरवाही करेगा कि 3rd स्टेज में माइग्रेन तक वो वेट करेगा? या मेक सेंस, शायद नहीं करेगा। इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसको पता चलेगा माइग्रेन का पेन कभी ना कभी तो होगा। पर डॉक्टर भी हैरान थे कि अचानक से माइग्रेन का पेन 3rd लेवल पे कैसे। इसके बाद वो उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर की ओर जा रही थी। ओके। करीब 7:30 बजे के आसपास की बात होगी, शाम में। हाँ, उन्होंने देखा कि एक आदमी एक घोड़ा लेकर खड़ा हुआ है साइड में। ओके। उसको शायद कुछ खाना वाना खिला रहा था। द मोमेंट उन्होंने आगे कदम रखा है, घोड़े ने बहुत तेज चिल्लाया है। ओके। ये औरत ने जैसे ही पलट कर देखा है, वो आदमी घोड़े का सर काट रहा था। ओके। और वो घोड़े का सर पूरी तरीके से कट चुका था
इतनी स्पीड में वो काट रहा था। ये डर के मारे जैसे ही आगे घूमती हैं, आगे वही बच्ची खड़ी होती है, आलू के थैले वाली। एग्जैक्टली। ओके। ये वहां से बच के जैसे ही पीछे मुड़ती हैं, एक इंसान खड़ा होता है जिसके हेड पर चोट लगी होती है बहुत ज्यादा। ओके। एंड अब उनके पास कोई जगह नहीं होती भागने के लिए, तो जैसे तैसे उस इंसान को धक्का मारकर वो जाती हैं। तो कब्रिस्तान से बाहर निकलने से पहले पहले उनको एपिलेप्सी का अटैक आता है। ये पहले उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं कभी नहीं थी कोई दिक्कत, एपिलेप्सी की सीजर वाली कभी कोई दिक्कत नहीं थी। और Okay. अटैक आता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। राहुल, अगले दिन डायग्नोस करने पर पता चलता है इनको सारी बीमारियां हैं। रातों रात? रातों रात सारी बीमारियां हैं। ओके। अब ये बड़ी गुमसुम सी रहने लगी थी, इनको बड़ा अजीब सा लगने लगा था। तो डॉक्टर जब भी डायग्नोस के लिए आते थे, उनको एक बड़ा डिफरेंस लगता था कि कभी उनको सिर्फ सीजर्स हो रहे हैं, कभी उनको सिर्फ ट्यूमर बढ़ रहा है, दिमाग वाला। कभी अचानक से उनको ऐसा लगता था कि उनका जो धड़ है वो पूरा सुन्न हो गया है, ओके। सिर्फ गला है उनका। और कभी उनको अचानक से लगता था कि उनके सर में बहुत जोर से चोट लगी है। ओके। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये प्रॉब्लम आखिरकार हो क्यों रही है। 7 दिन अगर एपिलेप्सी बनी रहती थी तो 7 दिन ट्यूमर बना रहता था। तो 7 दिन के बाद ट्यूमर क्या थोड़ा रिसीड कर जाता था, कम हो जाता था? बिल्कुल नहीं, ट्यूमर फाइंड आउट ही नहीं होता था। फाइंड आउट ही नहीं होता, डायग्नोस ही नहीं होता, डायग्नोस ही नहीं होता था। और डॉक्टर को ये सबसे ज्यादा यूनिक लग रहा था। डॉक्टर ने पूरा सीटी स्कैन किया उनका, लेकिन उस पर भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। उस पर यह आया कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट हाउ इज इट पॉसिबल? एग्जैक्टली, हाउ इज इट पॉसिबल? तब जाकर किसी फादर को ये चीज दिखाई गई। ओके। उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ नॉर्मल केस। एक दिन की बात है, ये लेडी रास्ते से जा रही थी तो इनको रास्ते में एक फकीर मिले। ओके। और वो कहने लगे कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत चीजें हो रही हैं, उसको सुधार लो। पर इसने सुनी नहीं। ओके। क्योंकि ये स्केप्टिक थी और जैसा भी इनका बिलीव था, क्राइस्ट को मानती थी, पर ये ज्यादा चर्च जाना भी इन्होंने बंद कर दिया था। फिर एक दिन इन्होंने अपने ही छत से कूदने की कोशिश करी। ओके। कौन से माले पे घर था इनका? नॉर्मल फर्स्ट फ्लोर पर ही था। अच्छा। वहां से कूदने की कोशिश करी, पर ये जैसे ही कूदी हैं, ये एक कुत्ते के ऊपर गिर गई हैं। ओके। ऐसा लग रहा था कि ये कुत्ते को ही टारगेट कर रही हैं। इनकी छलांग कम से कम होगी 4-5 फीट के आसपास की। अच्छा। लेकिन राहुल, दिक्कत ये नहीं थी। दिक्कत उस दिन पूरे मोहल्ले वालों ने देखी कि ये उस कुत्ते को खा रही थी, सबके सामने? सबके सामने, वहीं पर बैठकर। और ये सबसे कह रही थी कि तुम भी खा लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इसके बाद उन्हें कभी अचानक से सर में दर्द होने लगता, कभी अचानक से वो बैठ जाती, कभी अचानक से वो बहुत ज्यादा बोलती, और कभी अचानक से एपिलेप्सी का एक अटैक आता और वो गिर जाती। एट द एंड जब मोहल्ले के कुछ लोगों ने अच्छे पंडित को बुलाया तो उसने बताया कि इस पर एक नहीं 4 अलग अलग आत्माओं का साया है। ये ऐसा उसको कैसे पता लगा? ऐसा उन बाबा को कैसे पता लगा? जब उन बाबा ने इन्हें देखा तो दरअसल ये एक नहीं 4 अलग अलग सिम्टम्स शो हो रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर पहचान नहीं पा रहे थे। पर जब बाबा ने अपनी क्रिया के दौरान देखा तो उन्होंने बताया कि ये किसी ऐसी जगह गई जहां पर मृत आत्मा ऑलरेडी हैं। फिर पता चला कि कब्रिस्तान तो जाती ही थी। फिर वो जो फकीर था जी, उसको ढूंढा गया, क्योंकि वो वहीं का फकीर था। उसने कहा, हाँ, कब्रिस्तान का। ओके। उसने एक बार आगाह करने की कोशिश करी थी, पर इन्होंने सुना नहीं। तब उस फकीर ने बाबा को बताया कि ये जिन कब्रों के ऊपर से होकर गई हैं, कुछ कब्र ऐसी थी जो ऑलरेडी जमीन पे बना दी गई थी। तो जिस फुटपाथ पर ये चल रही थी, उस फुटपाथ पर 4 कब्रें थी टोटल। हुआ करती थी एक जमाने में? एक जमाने में हुआ करती थी, अब उस पर रोड बना दी गई थी। और इस कब्रिस्तान से कोई आता जाता नहीं था मोस्टली। तो जिस दिन ये गुजरी हैं उस कब्रिस्तान से, तो इस फकीर ने बताया कि ये एक दिन परफ्यूम लगाए हुए थी और उस कब्र के ऊपर से गुजर गई थी एक निश्चित समय पे। जिससे हुआ ये कि चारों कब्र की जो आत्माएं थी वो जागृत हो गई थी। और उन आत्माओं की मौत जैसे हुई राहुल, ठीक वैसा ही इनको होने लगा। एक की मौत एपिलेप्सी से हुई, एक को ट्यूमर से हुई, और एक के हेड में चोट लगने से, और एक का धड़ अलग हो गया। उस दिन पता चला कि इनको मल्टीपल पोजीशन है। उस फकीर ने भी अपनी चीजें करी, बाबा ने भी अपनी चीजें करी, सबने अलग अलग तरीके से चीजें आजमाई। तब पता चला कि वो अलग अलग रिप्लाई दे रहा है।
जब उस पर दरूद शरीफ दम करके फूकी गई तो उसके अंदर एक जो मुस्लिम आत्मा थी बेसिकली, तो उसने जवाब दिया। लेकिन ये चीज अर्श कैसे फाइनलाइज हुई कि एक्स नंबर ऑफ आत्मा इनके अंदर है, भले 5, 6, 7 व्हाटएवर? क्योंकि 4 बीमारियां थी, 4 कब्रें थी, ये सारी चीजें इसी से मैच खा गई। अच्छा। इसके अलावा कोई सिम्टम्स था ही नहीं इनके अंदर। और इसके बाद जब हर इंसान ने अपनी अपनी क्रिया करी तो पता चला उसमें 2 हिंदू और 2 मुस्लिम आत्माएं थी। 2 हिंदू को कब्रिस्तान के अंदर गाड़ा गया था और वो ऐसी लाशें थीं जो अनजान लाशें थीं, इसलिए उन लोगों को उसी कब्र में गाड़ दिया गया था। ओके। वरना हिंदू का तो शमशान घाट में होता है। एग्जैक्टली। तब ये पता चला कि 2 हिंदू और 2 मुस्लिम की आत्माएं हैं जो इनके ऊपर हैं, जो इनके ऊपर हफ्ते दर हफ्ते आती हैं और जिंदगी जीने की कोशिश करती हैं। राहुल, कहा जाता है कि आत्माओं की जब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वो किसी बीमारी या किसी वजह से वो मर जाती हैं, उनका मरना लिखा नहीं होता है, तो उनकी बहुत तीव्र इच्छा होती है कि वो किसी के शरीर में जाएं और खुद को जीने की कोशिश करें। जो अधूरे काम छूट गए शायद उनको भी पूरा करें, जीवन जीने की कोशिश करें एक तरीके से। तो ये इस तरह से यहाँ पर समझ में आया। उसके बाद इस औरत को उसी कब्रिस्तान के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। ऐसा कहा जाता है सुबह की जो नमाज होती है मस्जिद में, वो नमाज सुनते ही जितने भी रूहें होती हैं वो सब कब्र में चली जाती हैं। ओके। तो द मोमेंट उस लेडी को वहां पर खड़ा किया गया, पहली अजान हुई सुबह की और वो लड़की आधी तरीके से ठीक हो गई। उसके बाद भी वो 2 आत्माएं जो हिंदू धर्म के हिसाब से थी वो थी। अब कब्र खोदा गया तो पता चला कि 2 कब्र ऐसी हैं जिनमें तख्ते नहीं लगे हुए हैं। मुस्लिमों में बेसिकली तख्ते लगाए जाते हैं, तो उसमें तख्ते नहीं लगे हुए हैं। उन लाशों को निकाला गया, प्रॉपर शमशान घाट ले जाया गया और उसी लेडी के हाथ से जलवाया गया। तो इस तरह से इस लेडी ने इन 4 आत्माओं को कहीं ना कहीं मुक्ति दे दी, लेकिन अपने आप को शायद सैक्रिफाइस करके। मोस्टली उसके शरीर में अब जान नहीं बची थी ये सब करने के बाद। ओके। लेकिन एक और चीज हुई राहुल, ये सब आत्माओं की शांति करने के बाद वो लेडी बड़ी ही मिस्टीरियस तरीके से ठीक होने लगी। ओके। जितनी भी चीजें डायग्नोस हुई थी वो सब नॉर्मल होने लगी एक एक करके। और इसके बाद राहुल वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। उस लड़की ने, उस लेडी ने जी, वो पूरा शहर छोड़ दिया और आज तक किसी को नहीं पता है कि वो लेडी है कहाँ पे। लेकिन वो ठीक हो गई थी, ये बात श्योर? ये बात श्योर है क्योंकि जब वो बाबा आए थे, मैंने बताया था जो बाबा और फकीर आए थे, तो वो बाबा के साथ मैं था और मैंने पूरा ये प्रोसीजर देखा था अपनी आंखों से। 100% था कि वो औरत ठीक तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसने शहर क्यों छोड़ दिया, वो कहाँ गई, क्या कर रही है, अब किसी को नहीं पता। किसी भी चर्च में नहीं मिली वो, उसके बाद से वो दिखी ही नहीं। ये समझ लीजिए उसका डेटा ही गायब हो गया। ओके। तो ये एक मल्टीपल पोजेशन का केस था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। अर्श, अपनी बातचीत में हम लोगों ने भानगढ़ और जमाने भर के हॉन्टेड प्लेसेस की बात करी जी, और भी कई मंदिरों की बात करी, लेकिन अक्सर हम लोग बचपन से एक एक स्टोरी प्लॉट सुनते आ रहे हैं। एक लोनली सा हाईवे था और उसमें एक गाड़ी जा रही थी सही, और सही, हाँ। एक खूबसूरत लड़की ने लिफ्ट मांगी और बैठी। उसके बाद फिर पता चला कि वो तो हम दोनों के मुंह पर ये कहानी रटी हुई है। देखिए, वो मुझे लगता है भारत का बच्चा कहीं ना कहीं उसने ये कहानी सुनी हुई है जी। तो जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई, क्या ऐसी वाकई में कोई कहानी है जहाँ पे कोई ऐसा एक हाईवे है, सो कॉल्ड हाईवे है, जहाँ पे इस किस्म की कोई हॉन्टेड हरकत होती है? और अगर मैं कहूँ राहुल, एक ऐसा हाईवे है जहाँ पर एक ही दुर्घटना करीबन 600 से ज्यादा बार हुई है, तो अर्श, मैंने पुणे में अपना ग्रेजुएशन किया था और पुणे के पास एक बड़ा ही फेमस हिल स्टेशन है लोनावला जी। और कहते हैं लोनावला में एक कोई रोड है जिसको पहले खंडाला रोड बोलते थे। आमिर खान ने बहुत पॉपुलर किया उसको। तो उसके आसपास कोई क्रिमेटोरियम है, कोई कब्रिस्तान है जहाँ पे World War II के सोल्जर्स को दफनाया गया। ओके।
अब उस रोड के बारे में ऐसा मशहूर है कि वहाँ पे रात के 12-1 बजे के आसपास वो सोल्जर्स शायद आज भी पहरा लगाते हैं। तो एक बार ऐसा सुनने में आया था कि कोई गाड़ी वहाँ से लेट नाइट निकली 2-2:30 बजे के आसपास। कॉलेज के लड़के थे, पार्टी करके निकले थे दारू पी के, और अचानक से उनकी गाड़ी के सामने वही सोल्जर आ गया। एक वो गन पॉइंट पे, उनको गन पॉइंट करते हुए, और उसी को देखते हुए उन्होंने बहुत जो है तेजी से मिस्क्रिट किया। तो उन 4 में से 3 लड़के जो थे, जो सामने बैठे थे और पीछे वाला, वो बुरी तरीके से जख्मी हुए, इवेंचुअली मर गए। और जो आखिरी लड़का बच गया उसने इस चीज को बताया। किसी ने माना नहीं, लेकिन जो वहाँ के लोकल जो थे लोनावला के, उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया है। हर्ष, ऐसे मुझे लगता है हिंदुस्तान में तमाम ऐसे हाईवेज हैं, और हम भी शायद ऐसी कहानियों के साथ पले बड़े हैं कि हाईवे में गाड़ी जा रही थी और किसी लड़की ने लिफ्ट मांगी। हाँ, ड्राइवर ने जो है लालच में या हवस में आके उसको बिठाया, उसके बाद फिर जो भी हुआ वो शायद सुनाने या सुनने लायक नहीं था। बिल्कुल। हर्ष, क्या आप ऐसे किसी हाईवे के बारे में कुछ जानते हैं? देखिए राहुल, हाईवे की कहानियां ऐसी होती हैं कि हम सबको बचपन से बताई जाती हैं कि, या आप टीवी में भी देखते हैं कि एक औरत है, वो लिफ्ट मांग रही है। मोस्टली ये लिफ्ट का किस्सा आपने बहुत ज्यादा देखा होगा हर जगह कि लिफ्ट मांगती है, फिर औरत बैठती है, फिर पता चलता है कि औरत के जो पैर हैं वो उल्टे हो रहे हैं, वो एक चुड़ैल है जी, और धीरे धीरे करके वो उसे मार डालती है और कार का एक एक्सीडेंट हो जाता है। कभी ऐसे किस्से से मैं रूबरू तो नहीं हुआ हूं अपनी जिंदगी में, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक किस्सा था जो एक हॉन्टेड हाईवे का था। मैं जगह का नाम बदल दूंगा क्योंकि आई डोंट वांट कि उस जगह पर कोई जाए। ओके। दरअसल ये किस्सा है आज से करीब 10 साल पहले का, मान के चलिए 10 साल पहले मैं उस जगह शिफ्ट हुआ था नया नया, जहां पर वो हाईवे था। तो वो हाईवे बेसिकली 2 शहरों को आपस में जोड़ता था। ये भी मेरा एक ऐसा केस था जो मैंने आज तक सॉल्व किया ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि कभी कभी राहुल, कुछ आत्माओं को छोड़ देना चाहिए। कभी कभी कुछ आत्माएं इस लायक भी होती हैं कि उनको वैसे ही रहने देना चाहिए, उनको वैसे ही अपने आप को महसूस करने देना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ आत्माओं को हम मुक्ति दिलाने की कोशिश करते हैं ना, तो शायद हम खुद भी हमेशा के लिए फंस जाएं। ओके। शायद ऐसे आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। उस वक्त की बात है जब मैं वहां पर मोस्टली जाया करता था। 2 शहर थे, 2 शहर के बीच में एक हाईवे था जहां से मैं मोस्टली निकला करता था। निकलने पर मुझे दिखता था कि एक आदमी है सफेद शर्ट में जो मुझसे हमेशा लिफ्ट मांग रहा है। आई डोंट नो क्या चाहता था वो, हर बार वो लिफ्ट मांगते हुए मुझे दिखता था। शायद 1 महीने तक मेरा एक शहर से दूसरे शहर में आना जाना हुआ, और उस 1 महीने में कम से कम नहीं तो 15 बार तो मुझे वो आदमी दिखा है। अगर कहीं पर किसी को लिफ्ट की जरूरत होती है तो उसको याद रहता है आगे से कि यहाँ पर लिफ्ट नहीं मांगनी है। तो इसके बाद हुआ ये कि एक दिन मैंने गाड़ी रोकी और वो आदमी आकर कहता है कि उसे लिफ्ट चाहिए क्योंकि उसे अगले शहर जाना है जिस शहर मैं जा रहा था। मैंने कहा कि आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो इंसान गाड़ी में बैठा तो, लेकिन बैठकर बड़ी ही अजीब बातें करने लगा। कहने लगा कि आपने कभी मौत देखी है? अब अक्सर होता यह है कि हम बचपन से जैसे कहानियां सुनते आए हैं, वो या तो भूत हो सकता है या तो राहुल चोर हो सकता है। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि यही एक बीच का पॉइंट होता है जो हमें समझ में आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चोर है, क्योंकि भूत तो कहीं से वो लग नहीं रहा था। ओके। मुझे फील भी नहीं हो रहा था कि वो एक भूत है। इसके बाद उसने कहा कि वो अगले शहर जॉब की तलाश में जा रहा है क्योंकि वो यहाँ रहना नहीं चाहता है। पर मैंने उससे पूछा कि तुम हर बार एक ही जगह पर खड़े हुए क्यों दिखते हो? तो उसने कहा कि ऊपर एक रेस्टोरेंट है, वो वहीं से आया है। मुझे लगा शायद हो सकता है कि हाईवे के बीच में कभी कभी रास्ते पहाड़ काट के जो रेस्टोरेंट बना दिए जाते हैं। जी, कैफेज टाइप के। हमारी उसकी बात होने लगी तो उसने मुझसे पूछा कि क्या आप कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं? मैंने कहा हाँ, मोस्टली मैं कहानियां कहता रहता हूं। तो उसने ये कहा कि एक कहानी इस हाईवे की भी है, बहुत अजीब सी कहानी। मैंने कहा क्या कहानी है, बताइए। तो उसने कहा कि इस हाईवे पर एक इंसान लिफ्ट मांगता है। ओके। और उसके बाद लोगों को पता चलता है, लोगों को ऐसा एहसास होता है कि वो एक भूत है। लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं पर बच नहीं पाते। ओके। मैंने कहा कि ठीक है, बहुत नॉर्मल कहानी है, इट्स ओके।
बिकॉज आई गेस उसको नहीं पता था कि मैं हॉरर में ज्यादा इंटू हूँ। तो वो ये कहने लगा कि क्या आप मेरी कहानी से डरे नहीं बिल्कुल भी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा कार में बैठ के, जैसे बहुत तेज उसको दर्द हो रहा हो या कुछ ऐसा, और अपने बाल नोचने लगा। मैंने उसको पूछा कि तुम ठीक हो, गाड़ी को साइड में लगाया। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि अगर मैंने तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताई तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। क्या? अगर उसने पूरी कहानी आपको नहीं बताई उसको कोई मार डालेगा? मैं भी शौक में था कि आखिरकार कौन तुम्हें मार डालेगा, मुझे बात बताओ। वो कम से कम आधे घंटे राहुल इतना परेशान हो गया था कि उसने अपने बाल इतनी बुरी तरह से नोचे कि उसके हाथ में आ गए थे थोड़े बाल। ओके। मैंने गाड़ी रोक कर उसको थोड़ी देर शांत किया, फिर मैंने पूछा कि आखिर क्या बात है। उसने कहा कि जल्दी से मुझे दूसरे शहर ले चलो वरना मुझे दिक्कत हो जाएगी। खैर, जैसा उसने कहा मैंने किया। मैं दूसरे शहर ले जा रहा था तो मैंने देखा कि उसकी आंखें अचानक से पलट गई हैं गाड़ी में बैठे बैठे। मतलब जो पुतलियां होती हैं वो पीछे चली गई हैं। उसकी आंखें सफेद पड़ गई हैं और वो ये कहने लगा कि उसे कहानी सुनाने दो। मैंने कहा देखो, शहर पहुंच जाते हैं फिर आराम से बैठ के बात कर लेंगे इस बारे में। मुझे समझ में आ रहा था कुछ तो अननेचुरल है इसके साथ। ये भूत नहीं है पर ये पजेस जरूर है। ओके। अब चलती गाड़ी में राहुल मैं क्या करता, मैं तो ड्राइव कर रहा था ना। आपको डर नहीं लगा? क्योंकि इन सब चीजों से गुजर चुका हूं तो मुझे डर उतना नहीं लगा, पर वो हर बार अपनी आंखें पलटकर यही कहता जा रहा था कि मुझे मेरी कहानी सुना लेने दो, अगर वो नहीं सुनाई तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब आखिर उस कहानी में ऐसा क्या था? मैं यही पूरे रास्ते सोचता रहा और वो बार बार ये शब्द करीबन नहीं तो 200 से 300 बार बोलता चला गया, यही सेंटेंस कि मुझे मेरी कहानी सुनाने दो। और ये बोलते बोलते वो बेहोश हो गया कार के अंदर ही। ओके। मैंने देखा है राहुल, जब वो बेहोश हुआ है तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ऐसे जैसे कोई काजल लगा लेता है ना और उसके बाद आंसू निकलते हैं तो काले आंसू होते हैं। ठीक वैसे ही उसके काले आंसू निकल रहे हैं। मैंने उन आंसुओं को ज्यादा नोटिस नहीं किया और उसको बहते रहने दिया। मैंने देखा भी नहीं उसकी तरफ। मीनवाइल राहुल, उसके हाथ एकदम ठंडे पड़ चुके थे। मेरा हाथ उसके हाथ पर गया तो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे, ऐसे जैसे कोई डेड बॉडी हो। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन सांसें नॉर्मल चल रही थी, पर उसके जो हाथ थे वो पूरी तरीके से ठंडे पड़ गए थे। और उसका जो चेहरा था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पोस्टमार्टम कर दिया हो ना किसी चीज का। ओके। उसके बाद का चेहरा कैसे होता है, वो एकदम दबा दबा होता है और वैसा चेहरा उसका लगने लगा। खैर, मैंने इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोग दूसरे शहर करीबन आधे घंटे के अंदर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही इस इंसान के मुंह पर मैंने पानी मारा है, ये उठा है और भागने की कोशिश करी है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा क्या हुआ, सब ठीक है, तुम्हें कोई बात है? तो उसने कहा कि मुझे उस हाईवे पर दोबारा जाना है और मुझे वापस से किसी को ये कहानी सुनानी है। तुम उस कहानी को सुने बिना वापस कैसे आ गए? मैंने कहा तुम पहले मुझे पूरी बात बताओ क्या है, मैं तुम्हें भरोसा देता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने जब उसको अपने बारे में बताया तो वो थोड़ा समझ गया और समझने के बाद वो इंसान कहता है कि उसे बहुत सारा वॉमिट करना है। मैं उसे कहीं पर वॉमिट करा रहा हूं, वो कहीं कर ही नहीं रहा है राहुल। उसने मुझसे कहा कि उसे उसी हाईवे पर वॉमिट करना है। ओके। जहां से आप उसको लेके आए? जहां से मैं उसको लेकर आया था। अब चूंकि वो एकदम पास में ही था, हम हाईवे के थोड़ा पास में ही थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं तुमको ले चलता हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये कोई पोजेशन का केस है जरूर 100%। ओके। मैं उसको वहां पर ले गया और राहुल, उसने जितना खाना खाया था हड्डी समेत वो खाना उसके गले से बाहर निकला है एज एन उल्टी। और वो इतना ज्यादा सूख गया उस हाईवे पर पहुंच के, जैसे होता है ना कि कोई वॉमिट कर दे और एकदम वो सूख जाता है, उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। ठीक वही हुआ उसको। पास में ही हनुमान जी का एक मंदिर था। उस मंदिर में मैं इसको लेकर गया। मैंने कहा कि तुम चलो मेरे साथ। तो पहले तो उसने जाने के लिए मना करा। उसने जोर से मुझे धक्का दिया और खाई की तरफ भागा, जिधर खाई थी। आपने देखा होगा हाईवेज कैसे होते होंगे, साइड में खाई होती है। ये तो कहो कि पकड़ लिया उसको मैंने, एल्स वो कूद जाता। ओके। इसके बाद मैंने उसे पकड़ा और हनुमान जी के मंदिर लेकर गया। वहां उसको बैठाला। जब उसका थोड़ा डर नॉर्मल हुआ तब उसने बताया कि वो मजबूर है किसी को ये सब बोलने के लिए, वो मजबूर है किसी को बताने के लिए कि कहानी क्या है। मैंने उससे कहा कि आखिर किस चीज की कहानी की बात कर रहे हो तुम?
तो उसने मुझे बताया राहुल कि जिस हाईवे से आप कम से कम 15 दिन से गुजर रहे हैं, उस हाईवे पर 2 आत्माएं हैं जो लोगों को मारती हैं। ओके। उसने ये भी बताया कि वो 2 आत्माएं इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई हैं कि हाईवे पर अगर आप भगवान का भी नाम लेंगे ना तो भी काम नहीं करेगा। ओके। तो मैंने उसको पूछा कि आखिर किस तरह की घटनाएं होती हैं। उसने बताया कि कोई भी घटना ऐसी नहीं होती है जो समझ के लायक हो। उसने बताया कि एक कार आती है, वो एक आदमी को लिफ्ट देती है और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद कार जाकर खाई में गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है कार का। मैंने कहा शायद कोई कार होती होगी। तो उसने कहा नहीं, वो कार और उसमें बैठे दोनों शख्स एक आत्मा है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है यार, मतलब जो तुम बता रहे हो। जी जी जी। उसने बोला कि इस हाईवे पर कम से कम 300 से 400 लोगों की मौत ऐसे ही हुई है। फिर उसने बीच में आने वाले एक बोर्ड की तरफ इशारा किया जहां पर वो खड़ा था, जहां पर वो मुझे मिला था, और वहां पर 26 किलोमीटर का एक बोर्ड लगा हुआ था जो शहर की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने उससे पूरी बात पूछी तो उसने बताया कि बहुत पहले एक हस्बैंड वाइफ जो राइटर थे वो गाड़ी से जा रहे थे, अपनी कार से जा रहे थे इसी हाईवे से। ओके। बस की लापरवाही की वजह से इनकी कार अनकंट्रोलेबल हुई और खाई में जाकर गिर गई। ओके। बीवी तो मर गई, लेकिन बीवी को बचाने के लिए कि वो जिंदा रह ले, ये आदमी खून में लथपथ उस हाईवे पर वापस आता है। उसका हस्बैंड? हाँ, आता है और खून में लथपथ होता है पूरा पूरा। तो वो लोगों से मदद मांगता है। अब हाईवे पर कौन मदद देता है राहुल? तो लोगों ने समझा कि ये कोई चोर या कोई भूत है। तो लोगों ने उस जिंदा इंसान को भी अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। Oh shit. और ऐसा कहा जाता है कि तब से वो आत्मा वहीं पर भटकती है, ऐसा इस आदमी ने मुझे बताया। मैंने कहा कि फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो मौत हो रही थी ये कैसे हो रही थी? तो उस आदमी ने बताया कि ये जो मौत हो रही अजीबोगरीब तरीके से, कि कोई इंसान अगर फंस जाता है हाईवे पर और वो लिफ्ट मांगता है बीच में करीब 15 मिनट तक, तो 15 मिनट के बाद एक कार आती है। ओके। कत्थई कलर की कार थी वो। उसने सारी चीजें बताई और उस कार में बैठे हुए 2 शख्स उससे कहते हैं कि तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। वो इंसान लिफ्ट जो मांग रहा होता है जी, मजबूरी की वजह से वो बैठ जाता है। ओके। उसके बाद कार आगे चलती है और अंदर बैठे दोनों शख्स उससे उसका परिचय पूछते हैं, नॉर्मल, कि कहां से हो, क्या हो, जो आम तौर पर होता है। फिर वो अंदर बैठे दोनों शख्स ये बताते हैं कि वो दोनों राइटर हैं और उन्होंने एक हॉरर कहानी लिखी है। बिठाने से पहले? नहीं, बिठाने के बाद, जब सफर चल रहा होता जब है, सफर शुरू होता है। हाँ, जैसे कैजुअल बातें होती हैं, ठीक उसी तरीके से। ओके। वो दोनों अंदर बैठे शख्स बोलते हैं कि वो दोनों हॉरर राइटर हैं, अगर वो चाहे तो वो कहानी सुना सकते हैं। तो कार में पीछे जिसने लिफ्ट मांगी होती है वो इंसान कहता है कि हाँ मैं सुनना चाहूंगा। कोई भी इंसान कहेगा, अगर लिफ्ट दिया तो एक एहसान हो जाता है कि लिफ्ट है, चलो सुन लेते हैं क्या कह रहा है। कोई भी इंसान होगा वो हाँ कर देगा और वो सुन लेगा कहानी, क्योंकि रास्ता भी कट जाएगा और लिफ्ट दी है तो मना भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अब इसके बाद हुआ ये कि जैसे जैसे वो कहानी सुनाएंगे आगे के दोनों लोग, वैसे वैसे इसको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी और कहानी ठीक वही होगी कि एक लड़का लिफ्ट मांग रहा है, 2 लोगों ने लिफ्ट दी, पीछे बैठे लड़के को पता चलता है कि आगे के दोनों लोग भूत हैं। ओके। और इसको घबराहट होना शुरू होती है। तो द मोमेंट राइटर अपनी कहानी बताएंगे वैसे ही इसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी और एक टाइम पर जो कार समेत वो लोग खाई में गाड़ी कुदा देंगे, जिससे वो मर जाएंगे। फिर से यही सिनेरियो होगा किसी और इंसान के साथ। मैंने जब ये पूरी कहानी सुनी तो मैंने कहा फिर तो उस कार में बैठा शख्स बचेगा ही नहीं ना, जिंदा ही नहीं रहेगा। उसने कहा बिल्कुल सच बात है। मैंने वो शख्स कौन था अर्श जो आपको ये कहानी सुना रहा? जो मेरे साथ हनुमान मंदिर के अंदर बैठा था। मैंने जब पूछा तो उसने कहा बिल्कुल। मैं 2 मिनट के लिए शांत हुआ। मैंने उसको पूछा कि तुमको ये सब कहानी कैसे पता है? तो उसका जवाब? फिर मुझे बाकी सारी चीजें रिकॉल हुई। ओके। सारी चीजें गाड़ी के अंदर हुई हैं। फिर ये गाड़ी के अंदर से ही बाहर निकला है उल्टी करने, जहां वो कर नहीं पाया है। फिर ये वापस से उस हाईवे पर आया है जहां से इसकी आत्मा जुड़ी है। वहां इसने उल्टी करी है, जो मुझे दिखा है शायद हेलुसिनेशन हो।
राइट। और उसके बाद मैं इसे जबरदस्ती पकड़कर हनुमान मंदिर ले गया हूं, क्योंकि अब ये बाहर भी नहीं जा रहा है, कोशिश भी नहीं कर रहा है जाने की। तो मैंने इसको पूछा कि क्या तुम जिंदा हो? ये बस हंसता है और कहता है कि मेरी कहानी मैं ऐसे ही सबको बताता रहूंगा। आपको विश्वास नहीं होगा, ये मोमेंट के बाद मुझे ऐसा लगा है किसी ने मेरा सर जोर से पकड़ा है और मेरा फेस पीछे कर दिया है। किसी ने मेरे बाल पकड़े हैं जोर से और ऊपर कर दिया है। तब मोमेंट मैंने अपना सर नीचे करा, वो इंसान वहां पर नहीं था, वो इंसान वहां से गायब हो चुका था। इस इंसिडेंट के बाद आपने कुछ पता करने की कोशिश करी क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था? एग्जैक्टली इस इंसिडेंट के बाद मैं उस हाईवे पर रोज जाने लगा। मुझे लगा कि अब तो शायद मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा। रोज वहां पर कभी चुपके से कैमरा सेट कर देता, सुबह जाकर उठा लेता, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं। पर एक दिन राहुल मिला। एक दिन मैं इस हाईवे से गुजर रहा था। मैंने अपना कैमरा ऑन रखा। राइट। मैंने देखा कि एक आदमी लिफ्ट मांग रहा है। मैंने रोकी नहीं गाड़ी, मैंने आगे गाड़ी चला दी। हाईवे पर मोस्टली आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं। राइट। तो मैं आगे जाके गाड़ी रोक दी और पैदल उतरकर उस चीज को देखने लगा। राहुल, जो मैंने देखा शायद वो मेरी आंखों के लिए यकीन करने लायक नहीं था। मैंने देखा कि एक कत्थई रंग की गाड़ी उस इंसान के सामने रुकी है। जब गाड़ी की लाइट जल रही थी तो साफ साफ दिख रहा था कि एक हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं। उसमें वो लड़का बैठा है। कार आगे चली है, मेरी गाड़ी क्रॉस कर गई है और आगे जहां 26 किलोमीटर का वो पत्थर लगा हुआ था, वहां जाकर गाड़ी खाई में गिर गई है, बिना किसी ब्लास्ट के, बिना किसी और चीज के। अब लोगों को ये कैसा भी लगे, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मैं तो मानता हूं। कुछ लोगों को ये कहानी अजीब लग सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरी आंखों के सामने हुआ है तो मैं इसे नेग्लेक्ट नहीं करूंगा। और ये चीज बार बार रिपीट होती रहती है हर उस इंसान के साथ जो बीच हाईवे में उस 26 किलोमीटर पत्थर के आगे खड़ा रहता है। तो ये था एक हॉन्टेड हाईवे का किस्सा जो मैंने आपको बताया। मैं अक्सर ऐसा सोचता हूं कि क्या इंडिया में, क्या हमारे देश में ऐसी कोई जगह है जो कि इसी काम पे डेडिकेटेड चीजें करवाती है, लोगों से, उनके पूर्वजों को इंटरेक्शन कराती है, मरे हुए लोगों से? राहुल, इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, लेकिन एक ऐसी डेडिकेटेड जगह है जहां पर आज भी किसी बड़ी आत्मा के जरिए लोग मृत इंसानों से बात कर सकते हैं। हर्ष, बहुत सारी ह्यूमन एस्पिरेशंस में से एक एस्पिरेशन जो हमेशा से रही है इंसानों की, जी, वो रही है कि काश हम लोग मरे हुए लोगों से बात कर पाते। जब भी कोई अपने एक लव्ड वन को खोता है, कुछ साल पहले ही जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तो बहुत लोगों ने इस तरीके क्लेम किए थे कि उन्होंने जा करके उसकी आत्मा से बात करी है। और ये आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसी ह्यूमन एस्पिरेशन जो सालों से, शताब्दियों से, कहीं बहुत टाइम से लोग कोई ना कोई एलिमेंट होते हैं सोसाइटी में जो इस किस्म के काम करवाते हैं। एक जमाने में ये चीजें शामन्स कराया करते थे, फॉर एग्जाम्पल इन साउथ अमेरिकन फोकलोर्स। तो मैं हमेशा से ये एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है कि यार इन सब चीजों की रियलिटी क्या है, कि क्या कोई मरने के बाद भी उस इंसान से बात कर सकता है? हाँ, और क्या ये करने का कोई ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक तरीका है जो कि सिखाया भी जा सके? तो ये कुछ मेरे सवाल है, अगर इनका कोई जवाब हो आपके पास तो प्लीज। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है राहुल जो कहते हैं कि वो मरे हुए इंसानों से बात कर सकते हैं। इवन साधना और सिद्धियों में भी मैंने आपको बताया कि देयर आर सम प्रोसेस, देयर आर सम प्लेसेस जहां पर इंसान बात कर सकता है उस शख्स से जो अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने आपको ये भी बताया कि एक जगह है जहां पर पूर्वज आते हैं बात करने के लिए। जी जी जी। लेकिन आज के इस सच्चे केस में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी रहस्यमयी जगह भी है जहां पर इंसान कभी कभी मरा हुआ हो, वो कल का मरा हुआ हो, वो 10 साल पहले का मरा हुआ हो, वो कभी भी किसी भी समय का मरा हुआ हो, उससे बात की जा सकती है। ओके। सुनने में दकियानूसी लग रहा है जरूर, लेकिन ये पॉसिबल है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद भी ये चीज ट्राई करी है।
ओके, आपने ट्राई करी है, इसका क्या मतलब? सो बेसिकली राहुल, एक जगह है, हम्म, अगेन जगह कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को इस चक्कर में कोई भी वहां पर जाए और उसके साथ कुछ गलत हो जाए। उस जगह पे ऐसा कहा जाता है कि एक मंदिर है, जंगल के बीचों बीच एक मंदिर है, पूरा मैदान खाली है, करीबन 50 बाई 60 से बड़ा मैदान होगा। उसके बीच में एक मंदिर बना हुआ है, सीढ़ी ऊपर चढ़ के। ओके, और वो मंदिर सूखा है, मतलब बिल्कुल खाली है, ना वहां पर दिया जलता है, ना पूजा होती है, ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। ओके, उस मंदिर के बगल में एक बरगद का पेड़ भी है राहुल, और वो पेड़ में उसके जो लटें होती हैं पेड़ में, बरगद की जैसे तने निकलते हैं, उसमें सिंदूर लगा हुआ है खूब सारा। ओके, और सिंदूर के आखिरी छोर पर एक पुतला बंधा हुआ है। पुतला बंधा हुआ है? हाँ, एक पुतला बंधा हुआ है। ओके, और वो पुतला काले कलर का है जिसका सर लाल है, बाकी पूरा का पूरा पुतला काला है, और उसके सर को जैसे फांसी लगाते हैं, जी जी, उस तरह से उस पेड़ में लटकाया गया है। करीबन 200 से 300 पुतले होंगे उस पेड़ में। बरगद का पेड़ है जिसमें 200-300 पुतले लटकाए गए हैं। ओके, इसके अलावा जो मंदिर है राहुल जी, वो बहुत अजीब है। उस मंदिर में एक कंकाल की मूर्ति है, एक कंकाल है, एक साबुत कंकाल है किसी लेडी का। आप कह रहे हैं कि एक सेंट्रल डीटी है जो मंदिर में होती है, वो डीटी जो है उसकी मूर्ति की जगह पर एक कंकाल है। मूर्ति ही नहीं है एग्जैक्टली, जैसे सेंटर में हमने कभी कभी माँ दुर्गा की मूर्ति रखी हुई देखी है मंदिरों में, जी जी, आप ठीक वैसा ही मंदिर इमेजिन करिए, और ये इमेजिन करिए कि बीच में एक कंकाल है जो खड़ा है, अ रियल कंकाल, अ रियल स्केलेटन, और कंकाल के सर पर सिंदूर पड़ा हुआ है खूब सारा। ओके, प्लस खून उसके शरीर के चारों तरफ बिखरा पड़ा है। खून ओरिजिनल ब्लड, रियल ब्लड। वो कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद उस कंकाल ने एक चुन्नी ओढ़ रखी है, जैसे हम माता को चुन्नी उड़ाते हैं, जी जी जी, ठीक वैसे ही एक चुन्नी ओढ़ रखी है। उस कंकाल ने हाथ में एक कपाल ले रखा है जो कटोरा टाइप का होता है। लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे बता दूं, एक कटोरा टाइप का होता है जिसमें प्रसाद ऑफर करते हैं उनको। ओके, इसके अलावा दूसरे हाथ में एक अजीब सा दिखने वाला हथियार है, जैसे एक बड़ी सी तलवार, और उस तलवार के अंत में एक चांद शेप का कुछ बना हुआ है, जैसे कोई हुक टाइप का हो। ओके, इट्स लाइक कि उस हुक में किसी की गर्दन फंस सकती है, हमारी नहीं, किसी पंछी की गर्दन। अच्छा, जब भी उस शहर के लोग उस मंदिर के पास से गुजरते हैं, उन्हें हमेशा एक पंछी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक बार किसी ने सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाकर देखा तो देखा कि मंदिर के चारों तरफ खून फैला हुआ है। ओके, और जो हुक है उसमें पंछी का मुंह फंसा हुआ है, एक रियल पंछी का, एक रियल पंछी का, रियल जो बर्ड होती हैं। और हर दिन ऐसा होता है, हर दिन एक पंछी खुद ब खुद आकर उस हुक में फंस जाता है। अच्छा, पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। और वो पंछी हुक में फंसने के बाद पूरी जान नहीं देता है, जब वो आधा जीवित होता है तो वो माँ के ऊपर अभिषेक करता है, उस मूर्ति के ऊपर अपने खून से अभिषेक करता है। ओके, और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि खून के छींटे ऊपर भी होते हैं। अच्छा, अभी तक शायद सुनने में ये बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब मैं उस शहर पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ की मान्यता बहुत ज्यादा हो। लोगों ने अलग अलग मंदिर बताए, लोगों ने बताया कि एक शिव मंदिर है, एक भगवान गौरी शंकर का मंदिर है जी, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। तो मैं उन सारे मंदिरों में गया, पर उसके साथ साथ मेरे साथ एक पर्सन चल रहा था जो उस शहर का ही था। मैंने उसको पूछा कि कोई मिस्टीरियस जगह जहाँ पर एक्चुअली में कोई मिस्ट्री हो, क्योंकि मैं ढूंढता रहता हूँ एक्चुअली ये सब जगह। ओके, तो उसने बताया कि एक जगह है जहाँ पर लोग तब जाते हैं जब उनके यहाँ किसी की मौत होती है। ओके, मैं कॉन्टेक्स्ट समझा नहीं। मैंने कहा एज इन मौत होने पर तो क्रियाएं होती हैं, उसके बाद घर में आ जाया जाता है, पूजा पाठ थोड़ा वैसा होता है। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, जब किसी के घर में मौत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। मैं 1 महीने तक उस गांव में रहने वाला था, उस शहर में रहने वाला था बेसिकली। 1 महीने के शायद आखिरी के 2 दिन बचे होंगे राहुल, मुझे पता चलता है कि एक इंसान की मौत हुई है कहीं पे, और मैं भाग के उस जगह पर जाता हूँ जहां पर उसकी मौत हुई है। मैं क्या देखता हूँ कि ये लोग अर्थी तो बना रहे हैं, ये लोग सारा अंतिम संस्कार सही कर रहे हैं, पर इस आदमी को जलाने नहीं ले जा रहे हैं। ओके, मैंने पूछा कि शमशान घाट जा रहे हैं क्या, तो वो कहते हैं कि नहीं,
माँ के मंदिर जा रहे हैं। मुझे लगा कि एक लाश को मंदिर में ले जाना, ये मैंने आज तक कभी नहीं सुना। शायद आपने भी नहीं सुना होगा ये सब चीजें। लेकिन शमशान के अंदर भी तो एक मंदिर होता है ना अर्श। शमशान काली का, विच इज प्रीटी ऑब्वियस। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि मंदिर क्यों ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकी हाजिरी उस मंदिर में लगानी है। ऐसा कभी नहीं मैंने सुना है कि एक मृत आत्मा की हाजिरी किसी मंदिर में जाके लगा रहे हो। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने कभी कुछ ऐसा सुना? कभी नहीं, कभी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं सुना था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं मंदिर जा सकता हूँ साथ में? उन्होंने कहा कि वो तो माँ का मंदिर है, जा सकते हो, बस तुमको एक जानवर का खून लाना पड़ेगा। ओके। और इसी के साथ साथ मैंने देखा कि हर इंसान के हाथ में एक बोतल थी। खाली बोतल? नहीं, जिसमें खून भरा हुआ था, किसी जानवर का खून था वो। नॉर्मल जैसे कितने लोग होंगे? अब डेड बॉडी जब होती है तो कितने, मोस्टली मान के चलिए 30 से 35 लोग तो होंगे ही होंगे, एक अंदाजे से आपको बता रहा हूँ। बाकी जो परिजन होंगे वो अलग। अब मेरे लिए थोड़ा सोचने की बात ये थी कि राहुल मैं कहाँ से खून लाऊंगा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पास में ही एक कसाई खाना है। ओके। वहां पर कोई भी जानवर कट रहा हो उसका खून लेके आओ। मैंने कहा ये मंदिर ही है या फिर कुछ और है? तो उन्होंने कहा कि माँ के बारे में अगर तुम गलत बोलोगे तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। मतलब वो लोग बहुत ज्यादा खिलाफ थे इन सब चीजों के। उनके कहने पर मैं चला गया उस कसाई खाने में, और मुझे याद है मैं वहां से 105 रुपए का एक बोतल लेकर आया जिसमें मुर्गे का खून था बेसिकली। ओके। जो मुर्गा कट रहा था उसी का खून जो है इकट्ठा कर रहे थे वो लोग, और वो लोग प्रसाद के रूप में दे रहे थे कि ये ले जाओ, ये ले जाओ माँ के मंदिर के लिए, माँ के मंदिर के लिए। वो लोग ऐसे बोल रहे थे। खैर यहाँ तक भी ठीक था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कोई तांत्रिक होगा वहां पर। राइट। बट राहुल जब मैं वहां पहुंचा हूँ, डेड बॉडी को उस सीढ़ियों के सामने रखा गया है, वहां पर कोई भी पुजारी मुझे दिखा नहीं। सब नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था वहां पर। ओके। बस ऊपर सीढ़ियों के ऊपर जाकर एक मंदिर दिख रहा था और उसके बगल में एक पेड़, जो पेड़ जैसा लग नहीं रहा था मुझे। मैंने जरा अपनी आंखों को ठीक करके देखा तो मुझे दिखा कि उस पेड़ पर बहुत सारे पुतले टंगे हुए हैं। ओके। मैंने पास ही खड़े एक इंसान से पूछा कि आखिर ये क्या है। मैंने अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए उससे पूछा, तो उसने मुझे चिल्ला दिया कि उस पेड़ के बारे में कुछ मत कहना जब तक इनसे बात ना हो जाए। मैंने कहा आप लोग किससे बात करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम नहीं बता सकते। इसके बाद एक इंसान जिसको मुखाग्नि देनी थी जी, वो इंसान एक कटोरा सबके आगे करता है और कहता है कि थोड़ा थोड़ा जो खून है वो इस कटोरे में डाल दो। मैंने भी डाल दिया, सबने डाल दिया ऐसे खून। उसके बाद उस इंसान ने उस खून को उस लाश को थोड़ा सा पिलाया है, और लाश को पिलाने के बाद उसके मुंह पर हाथ रख दिया है। जैसे ही उन लोगों ने लाश के मुंह पर हाथ रखा है राहुल जी, मुझे ऐसा वहम हुआ है, अब इसको वहम कह लें या सच्चाई कह लें, ऐसा लगा है लाश ने एक पल के लिए अपनी आंखें जोर से खोली और जोर से बंद कर दी। ओके, ये शायद मेरा वहम था या सच्चाई थी वो मुझे नहीं पता। और जैसे ही आंखें खोलकर बंद हुई हैं, सबने एक साथ बोला है जय मां। तो ये चीज सबने देखी? तभी सबने बोला है शायद। मुझे तो रिचुअल नहीं पता था ना कि क्या हो रहा है जी। इसके बाद इस इंसान ने उस लाश के लिंग पर एक तरीके से वो कटोरा रख दिया है। ओके। फिर उसके बाद जय मां 2-3 बार जयकारा हुआ है। उसके बाद उस कटोरे को उठाकर ऊपर वो मंदिर की तरफ गया है और सारे लोग जाने लगे मंदिर की तरफ। ओके। सब लोगों ने हाथ से एक त्रिकोण की मुद्रा बनाई जो कि नेसेसरी था। ओके। और उसके बाद ऊपर जाने लगे हैं मंदिर की तरफ। राहुल, मुझे पता है कि त्रिकोण हमेशा काम आता है तंत्र में। जैसे हवन में चौकोर यूज होता है, वैसे ही त्रिपुंड यूज होता है तंत्र के कामों में। हम लोग सारे लोग ऊपर जाने लगे और ऊपर जाते जाते जैसे ही मंदिर सामने आया राहुल, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई है। मैंने देखा है कि एक कंकाल फेस में एक प्रॉपर लेडी का स्केलेटन है जिसके हाथ में, जैसा मैंने आपको डिस्क्राइब किया, जी जी जी, और कम से कम 15 से 16 पंछी मरे हुए हैं। ये देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई तो दिक्कत है यहाँ पर। अच्छा, साथ ही साथ में उस मृत इंसान के परिजन भी आए हुए थे, जिसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी जो ये सारा रिचुअल कर रही थी। ओके। उसको भी शायद ज्यादा कुछ पता नहीं था, मेरी तरह जैसे मैं भी अनजान था जी। फिर राहुल, जो सेंटर वाला इंसान था जो सबसे पहले ऊपर आया है, उसने जो स्केलेटन था उस पर खून चढ़ाया है, ऐसे जैसे फेंकते हैं ना किसी के ऊपर। जी जी जी, जैसे छींटे मार करके। एग्जैक्टली ठीक वैसे ही उसने फेंक दिया है वो खून। ओके। और जैसे ही फेंका है
सब लोग एक साथ घुटने के बल बैठ गए। मुझे नहीं पता था कि इस रिचुअल में क्या करना है। मैं थोड़ा सा खड़ा रहा, फिर मैं भी इमिटेट करने लगा उनको देखते देखते। जी। ये करने के बाद मेरे बगल में वो बच्ची बैठी हुई थी। वो बच्ची पीछे चली गई खेलने के लिए। उस बच्ची को शायद नहीं पता होगा क्या रिचुअल है क्या, विच इज ओके। जी। पर ये सारे लोग जो बैठे थे घुटने के बल, इन सबने उस कंकाल के आगे अपना हाथ करा है और कहा है कि हे माँ, इसको जीवित कर दे थोड़ी देर और इससे बात करा दे। बॉडी से? एग्जैक्टली। बॉडी तो नीचे रखी थी ना, बॉडी जी, ऊपर जी, लेके जी। आई नहीं गई थी, ऐसा बोला गया है। और ये बोलने के बाद मुझे लगा कि ये पॉसिबल है ही नहीं। राहुल, आप विश्वास नहीं मानेंगे, इन सब लोगों ने पीछे मुड़कर देखने के लिए मना किया था। मैंने जानबूझकर पीछे मुड़ के देखा। मैंने पीछे देखा है तो पीछे अर्थी पर लाश नहीं थी। ये कुछ अर्थी पे लाश नहीं थी? बिल्कुल। ये कुछ पल का वक्त था और जैसे ही मैं आगे मुड़ता हूँ जी, वैसे ही मैं क्या देखता हूँ कि सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। तो मैं नहीं मुड़ा, फिर मैं सामने ही देखने लगा। इसके बाद वो जो आदमी था जो माँ को खून डाल रहा था, उसने अपना पैर का एक अंगूठा उनकी तलवार में फंसाया है। अंगूठा मतलब दान किया है। और ये करते ही इनके परिजन में से इनके जो वाइफ थी वो सीधा उस पेड़ के पास चली गई हैं, जो साइड में पेड़ था। मैंने बताया था मंदिर के साइड में एक पेड़ है, वहां चली गई हैं। और वहां जाने के बाद एक पुतले का पैर पकड़ लिया है, पुतले का अंगूठा पकड़ लिया है और बोल रही हैं कि संजय तुम आए क्यों नहीं, तुमको आना था, और फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम मर गए। और फिर जोर जोर से रोने लगी कि संजय तुम मत जाओ, तुम्हें जाना सही नहीं है। ऐसा संजय उसी इंसान का नाम था जो मर चुका था, यानी कि ये बात कर रही थी उनसे डायरेक्ट। और ये होने के बाद वो औरत बेहोश हो गई। द मोमेंट वो औरत बेहोश हुई, उन्हीं के साथ साथ ये आदमी भी बेहोश हो गया। फिर उठाया गया, फिर उसके बाद लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। मैंने शहर वालों से पूछा कि आखिरकार ये है क्या जो हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये बेताली माता का मंदिर है। वैसे बेताली माता का मंदिर कुछ और होता है, पर ये नाम उन्होंने दिया क्यों था वो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। बेताली माँ तो बहुत अच्छी होती हैं, वो एक्चुअली पूजी जाती हैं एक जगह, पर ये उन्होंने ऐसे ही बोला कि ये बेताली माँ हम इनको मानते हैं। हमने कहा कि ठीक है, मानते हैं तो अच्छी बात है, पर क्या कहानी क्या है जी। तो उन्होंने कहा कि माँ का स्वयं इंसानी रूप है ये, ऐसा उनका मानना है। पर मैं नहीं मान रहा था इस बात को, क्योंकि मुझे सच्चाई लग नहीं रही थी। सच्चाई कुछ और ही थी राहुल, क्योंकि इस तरह का प्रोसीजर सिर्फ तांत्रिक प्रोसीजर ही होता है। उन्होंने बताया कि एक बाबा थे, वो ऐसा रिचुअल बताकर गए थे और उन्हीं की मदद से हर इंसान जो मर गया है उस इंसान से बात कर सकता है, अपने मृतक परिजनों से बात कर सकता है। और तब से ये रिचुअल चला आ रहा है कि अगर किसी को कोई आखिरी बात कहनी होती है तो इस तरह से कही जाती है। मैंने कहा वो पुतले ऐसे क्यों बांध कर रखे गए हैं। खैर 2 दिन और बीते, फिर मेरे जाने का समय हुआ तो मैंने देखा कि वो जो बच्ची थी जो पीछे खेल रही थी, उसके हाथ में वही पुतला है, वो लेकर बैठी हुई है और मुझसे पूछ रही है कि ये क्या है। शायद उसने वो पुतला वहां से निकाल लिया होगा, पेड़ में से। एग्जैक्टली। मैंने कहा कि बेटा तुम्हें कहाँ मिला, तो उसने कहा कि वहीं से लिया था अंकल। राहुल, मेरे जाने का समय तो हो गया, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने जानबूझकर अपनी ट्रेन कैंसिल करी, मैं रुका। और उस रात राहुल जो हुआ वो सबके देखने लायक था। उस रात एक इंसान की और मौत हुई, जो कि शहर से थोड़ा सा दूर था। मैंने देखा है कि वो जो लड़की है वो उस मृत इंसान के ऊपर खड़ी है एक पैर से, ठीक उसी पोज में जैसे वो मंदिर की मूर्ति खड़ी थी। ये आपने देखा या सबको ये दिखाई दे रहा था? तो दरअसल हम चौराहे से निकल रहे थे और ये बीच चौराहे की बात है कि एक आदमी मरा पड़ा था। कोई शराबी होगा या कोई होगा जिसकी मौत हो चुकी थी चौराहे पर। वो लड़की हाथ में वो गुड़िया लेकर उस इंसान के फेस पर खड़ी है और चेहरा एकदम नम है लड़की का। आदमी तो मर चुका था। उसके ऊपर वो पैर रखकर पता नहीं कैसे खड़ी थी। जब बहुत लोग आके उसे छुड़ाने लगे तो उसने सीधा ये कहा कि मुझे मंदिर ले चलो। और राहुल, पास में ही जो कसाई खाना था, ये लड़की वहां पैदल उतर कर जाती है। सबके सामने की बात है, पूरे शहर के सामने की बात है। पैदल उतर कर जाती है, वहां से जिस चीज से काटा जाता है मुर्गा उसको लेकर आती है और इस इंसान का जो मर चुका है इसका बाल पकड़ती है, उसे काट देती है। अब इस बाल को वो अपने मुंह में दबाती है
और सीधा मंदिर की तरफ जाती है। जाते जाते लड़की को ऐसा लग रहा था कि सीजर्स हो रहे हैं, बहुत सारे झटके आ रहे हैं उसको। वो सीधा मंदिर की तरफ जाती है और सीढ़ियों पर बैठकर वो बाल खाने लगती है। कहती है कि उस लाश को लेकर आओ। शहर वाले उस लाश को लेकर आते हैं। इसके बाद वो कहती है कि मुझे अग्नि दो, और अग्नि लेते ही वो उस लाश का प्रॉपर संस्कार करती है। सबसे अजीब बात ये थी राहुल, संस्कार करते वक्त वो रोए जा रही थी और पास में ही 2-3 लोग और खड़े थे। उसके चाल ढाल बदल गई थी लड़की की। उस लड़की ने फिर संस्कार करते हुए पास खड़े 2-3 लोगों का नाम लिया और कहा कि अगर तुम लोगों ने मेरा संस्कार सही कर दिया होता तो मुझे इस लड़की के जरिए वापस यहाँ आना नहीं पड़ता। बाद में पता चला कि वो 3 लोग जो थे उनके घर में एक वृद्ध इंसान थे जिनसे ये छुटकारा पाना चाहते थे। तो उस वृद्ध इंसान को इन्होंने स्लो पॉइजन देकर मार डाला और इनके शरीर का संस्कार भी नहीं किया। इनका शरीर कहीं और जाकर फेंक दिया नदी में। और ये लड़की रोते रोते बता रही है कि मेरे शरीर को तुम लोगों ने नदी में फेंक दिया था। कम से कम उसके बाद इस लड़की ने रोते हुए ये बोला कि इस गांव के सभी लोग मृत आत्माओं से बात कर लेते हैं, पर इन लोगों ने मुझसे बात करने की कोशिश तक नहीं करी, और इसीलिए ये वृद्ध आदमी की आत्मा इन पुतलों के जरिए उस बच्चे को अपने काबू में करी और फिर ये सच्चाई बताने के लिए सबके सामने आई। उसी वक्त उस आत्मा ने यह भी खुलासा किया कि जिस पेड़ से तुम लोग बातें करते हो, जो पुतले तुम लोग देखते हो, वो दरअसल प्रेत हैं और वही हम तक तुम्हारी बातें पहुंचाते हैं। और इसके बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। तो ये एक ऐसा केस था जो मेरी आंखों के सामने हुआ था, जो बहुत अजीब था। मैंने भी शहर वालों को ये हिदायत दी कि किसी को जाने की जरूरत नहीं है उस मंदिर में जी, पर कुछ बहुत ज्यादा बिलीवर जो हैं वो अभी भी जाते हैं, क्योंकि मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं। मैंने बस एक हिदायत दी कि नहीं जाना चाहिए, रेस्पेक्ट करो, लेकिन उस पर रिचुअल करने तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप अंत में क्या जगाने वाले हो। मैंने बहुत परिवारों को सलाह दी और ऊपर वाले की दुआ से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो परिवार अभी तक सेफ है। उनके घर में कोई भी मौत नहीं हुई है, वो ठीक है एक तरीके से। पर कुछ लोग अभी भी वहां जाते हैं और ऐसा कहा जाता है जो लोग वहां जाते हैं वो अब तांत्रिक क्रियाओं में ज्यादा इन्वॉल्व रहने लगे हैं। राइट। इसीलिए मेरा पैरानॉर्मल पॉडकास्ट के जरिए सबसे यही कहना है कि जानना किसी चीज को ठीक है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व हो जाना ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। मेरे हिसाब से इसे कोई भी ना करे। तो ये एक सच्ची बात थी राहुल, जो मैंने आपको बताई कि एक ऐसी जगह है जहां पर लोग मृत आत्माओं से बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली। कभी कभी सोच के ताज्जुब होता है कि कैसे पूरा शहर इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है। और शायद कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई रही होगी, कहीं ना कहीं ये लोग अपनी मृत आत्माओं से बात कर चुके होंगे, इस वजह से इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहे होंगे। अर्श, इसी से मेरे को ख्याल आया कि कैसे एक शहर के अंदर, हर शहर के अंदर एक आध जगह होती हैं जहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, अनवांटेड अननोन बॉडीज। अब आप शमशान मत कहिएगा। नहीं, शमशान के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। इनफैक्ट शमशान को आप एक पवित्र जगह भी मानते हैं। मेरा इशारा था शमशान से एक स्टेप पहले एक पोस्टमार्टम हाउस का, मुर्दा घर का, जहाँ पे कई बार ऐसी लाशें भी आती हैं जिनके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका होता है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक हॉन्टेड लाइब्रेरी की तरह होता है पोस्टमार्टम, जहाँ पे हर लाश की एक अजीब सी कहानी होती है। तो क्या आपका कभी ऐसी किसी कहानी के साथ एनकाउंटर हुआ है? राहुल, कहानी तो नहीं, मेरा ऐसी एक सच्चाई के साथ जरूर एनकाउंटर हुआ है, जहां पर मुर्दा घर के लोग बात करने लगे थे।